तो आज हमारे हाथ लगा है एक जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट और साथ में कुछ कमाल के हाथ से लिखे हुए नोट्स। लग रहा है किसी ने बहुत मेहनत से तैयारी की है। चलिए शुरू करते हैं कला और संस्कृति से। पहला ही सवाल भूपेन हजारिका जी के बारे में है, जिन्हें ब्रह्मपुत्र का शायर भी कहते हैं। सवाल उनके पुरस्कारों को लेकर है और इसमें दो बातें कही गई हैं। हाँ, और यहीं पर ये जो हाथ से लिखे नोट्स है ना, ये अपना जादू दिखाना शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट में दिए गए दोनों ही कथन असल में गलत हैं। दोनों नोट्स में इसे बाकायदा सुधारा गया है। पहला कथन कहता है कि उन्हें पद्मश्री 1992 में मिला, जबकि असल में उन्हें ये सम्मान 15 साल पहले 1977 में ही मिल गया था। ओहो, मतलब पूरे 15 साल का फर्क। और दूसरा कथन? वो भी सही नहीं है। वो उनके भारत रत्न के बारे में है, जिसमें 2012 का साल दिया गया है, जबकि उन्हें भारत रत्न 2019 में मिला, मरणोपरांत। अच्छा। पर नोट्स हमें सिर्फ तारीखें सही नहीं बताते, बल्कि भूपेन हजारिका की शख्सियत की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। वो सिर्फ संगीतकार नहीं थे, बल्कि एक बेहतरीन गीतकार, लेखक और फिल्म निर्देशक भी थे। और नोट्स में एक और दिलचस्प बात लिखी है। हाँ, कि उन्हें 1992 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। मतलब जिस साल के लिए पद्मश्री का गलत फैक्ट दिया गया, उस साल असल में उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान मिला था। क्या बात है, ये तो सच में फैक्ट चेकिंग हो गई। अच्छा, संगीत की ही दुनिया में रहते हैं। अगला जिक्र है हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराने का और इसके संस्थापक अब्दुल करीम खान का। यहाँ सवाल में दी गई जानकारी सही है। वे ही किराना घराने के संस्थापक थे और उन्होंने 1913 में पुणे में आर्य संगीत विद्यालय भी शुरू किया था। और ये किराना घराना, मतलब ये नाम कहाँ से आया है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। नोट्स बताते हैं कि इसका नाम उत्तर प्रदेश के शामली जिले के एक कस्बे कैराना से आया है। और देखिए, अब्दुल करीम खान साहब को मैसूर के राजघराने ने संगीत रत्न की उपाधि दी थी। मतलब उनका संगीत पूरे भारत में गूंज रहा था। बिल्कुल। नोट्स में यह भी बताया गया है कि गंगूबाई हंगल और प्रभात्र जैसी महान गायिकाएं भी इसी परंपरा का हिस्सा थीं। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं, एक पूरी विरासत की कहानी है। बिल्कुल सही। इसी संगीत की थ्योरी से जुड़ा एक सवाल है, विष्णु नारायण भातखंडे के हिसाब से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कितने थाट होते हैं? इसका जवाब है 10। लेकिन भातखंडे जी का काम सिर्फ गिनती बताने से कहीं ज्यादा बड़ा है। सोचिए, उन्होंने एक बहुत ही जटिल और बिखरी हुई संगीत परंपरा को एक व्यवस्थित रूप दिया। मतलब एक तरह से उन्होंने संगीत को सीखने सिखाने के लिए एक नक्शा तैयार कर दिया। हाँ, यूं समझ लीजिए। नोट्स में लिखा है कि उन्होंने ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर पहला आधुनिक ग्रंथ लिखा। और नोट्स ये भी साफ करते हैं कि ठुमरी, टप्पा और गजल जैसी शैलियां जिन्हें हम खूब सुनते हैं, उन्हें अर्धशास्त्रीय यानी सेमी क्लासिकल माना जाता है। अच्छा, कला की दुनिया में ही रहते हैं, बस माध्यम बदल देते हैं। सिनेमा 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जवाब तो सत्यजीत रे है, लेकिन यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो नोट्स से पता चलती है। साल 1992 उनके लिए जादुई था। वो कैसे? उसी साल उन्हें सिनेमा का सबसे बड़ा आलमी सम्मान ऑस्कर मिला और उसी साल उन्हें भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया गया। मतलब एक ही साल में दुनिया और भारत दोनों ने एक साथ उनके जीवन भर के काम को सर्वोच्च सम्मान दिया। ये किसी भी कलाकार के लिए पहचान का शिखर है। बिल्कुल, यही वो इंसाइट है जो सिर्फ तथ्यों को रटने से नहीं मिलती। नोट्स में उनके बाकी सम्मानों का भी जिक्र है। 1976 में पद्म विभूषण और 1967 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और उनकी आत्मकथा का नाम भी है जाखंड छोरो फिल्म, यानी जब मैं छोटा था। एक ही इंसान और इतनी उपलब्धियां, वाकई। चलिए आप कला की दुनिया से निकलकर भारत के नक्शे और उसकी सियासत को देखते हैं। एक सवाल है कि इनमें से कौन सा जोड़ा जुड़वां शहर नहीं है? सही जवाब है त्रिशूर और तिरुवल्ला। लेकिन मजा तो उन शहरों को याद करने में है जो सच में जुड़वा हैं। नोट्स में कुछ क्लासिक उदाहरण हैं। हैदराबाद, सिकंदराबाद, जिन्हें शायद सब जानते हैं। हाँ, वो तो है ही। फिर हैं विजयवाड़ा, अमरावती और कोलकाता, हावड़ा। ये शहर इतने करीब होते हैं कि पता ही नहीं चलता एक कब खत्म हुआ और दूसरा कब शुरू हो गया। अब आते हैं राजनीति पर। आजाद भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। पर नोट्स हमें सिर्फ एक मंत्री का नाम बताकर नहीं छोड़ते, बल्कि हमें आजाद भारत की पहली कैबिनेट की एक झलक दिखाते हैं। सोचिए, वो पहली टीम, रेलवे मंत्री जॉन मथाई, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर का स्वास्थ्य मंत्री होना उस समय के हिसाब से कितनी बड़ी बात रही होगी? बहुत बड़ी बात।
वो भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थीं। ये उस दौर में महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। नोट्स में आगे भी नाम है, कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। ये सिर्फ नाम नहीं, बल्कि वो स्तंभ थे जिन्होंने भारत की नींव रखी। बिल्कुल। एक मजेदार सवाल है, विशाल गिलहरी, जिसे जायंट स्क्विरल कहते हैं, वो किस राज्य का राजकीय पशु है? ये महाराष्ट्र का राजकीय पशु है और ये बहुत ही खूबसूरत जानवर होता है। लेकिन ये सवाल तो बस एक बहाना है। नोट्स ने हमें लगभग पूरे भारत के राजकीय पशुओं की एक सैर करा दी है। अच्छा। हाँ, देखिए, हरियाणा का काला हिरन, हिमाचल का शानदार हिम तेंदुआ, गुजरात का एशियाई शेर और सिक्किम का लाल पांडा भी है लिस्ट में, वो तो मेरा पसंदीदा है। हाँ, और तमिलनाडु का नीलगिरी तहर जो पहाड़ों पर रहता है। और एक और दिलचस्प बात, हाथी कर्नाटक और केरल दोनों का राजकीय पशु है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। शायद इसलिए क्योंकि ये दोनों राज्य एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, जहां हाथियों की बड़ी आबादी है। देखिए कैसे एक सवाल से हम भारत की अद्भुत जैव विविधता तक पहुंच गए। सही कहा। अब उस दौर में चलते हैं जहां भारत का भविष्य तय हो रहा था। आधुनिक भारत का इतिहास। ये जो नोट्स हैं, ये हमें आज़ादी से पहले के आखिरी 15-20 सालों की एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। शुरुआत होती है 1930 के गोलमेज सम्मेलनों से। सवाल है कि पहले सम्मेलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रैमसे मैकडॉनल्ड। ये सम्मेलन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बात करने के लिए हुए थे। कुल 3 सम्मेलन हुए, 1930, 31 और 32 में। पर यहाँ एक जरूरी बात यह है कि कांग्रेस ने सब में हिस्सा नहीं लिया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस और गांधी जी ने सिर्फ दूसरे सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो एक तरफ लंदन में बातचीत की कोशिशें चल रही थीं और दूसरी तरफ भारत के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा था। अगला सवाल पूना पैक्ट से जुड़ा है। हाँ, और उसी दौर में देश के अंदर भी एक बड़ी वैचारिक बहस चल रही थी, जिसका नतीजा था पूना पैक्ट। ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, बल्कि भविष्य के भारत की राजनीतिक दिशा तय कर रहा था। ये पैक्ट रैमसे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड के जवाब में हुआ था। तो ये कम्युनल अवार्ड आखिर था क्या? अंग्रेजों की क्या चाल थी इसके पीछे? सीधे शब्दों में कहें तो ये अंग्रेजों की बांटो और राज करो नीति का एक और उदाहरण था। उन्होंने दलितों के लिए एक अलग वोटिंग सिस्टम का प्रस्ताव रखा, जिससे वो बाकी हिंदू समाज से राजनीतिक रूप से पूरी तरह अलग हो जाते। और गांधी जी को यही बात खटक रही थी। बिल्कुल, कि ये समाज को तोड़ने की कोशिश है। इसीलिए उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। और फिर 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता हुआ। और इसमें क्या तय हुआ? इसमें अलग वोटिंग सिस्टम की जगह प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गईं। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव और फिर एक ऐतिहासिक समझौता था। इसी दौर के एक और बड़े नेता थे सुभाष चंद्र बोस। उनसे जुड़े 2 सवाल हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक और इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA। और दोनों ही उनकी सोच को दिखाते हैं। 1939 में जब उनके कांग्रेस से मतभेद हुए तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फिर जब वो भारत से बाहर गए तो उन्होंने संघर्ष का एक नया मोर्चा खोला। 1941 में जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर बनाया। और INA की कमान उन्होंने कैसे संभाली? INA का गठन असल में कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। फिर इसे रासबिहारी बोस ने संभाला। आखिरकार 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई। और यहीं से उन्होंने दिल्ली चलो का वो नारा दिया जो आज भी हमारे जहन में है। नोट्स में एक और बहुत ही भावुक कर देने वाली जानकारी है। हाँ, कि 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से एक प्रसारण में उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। ये सुनकर थोड़ा अवाक लगता है, क्योंकि हम अक्सर उनके मतभेदों के बारे में ही पढ़ते हैं। ये दिखाता है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद वो गांधी जी का कितना सम्मान करते थे। बिल्कुल। ये वाकई एक बड़ी बात है। अब आते हैं 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा गया था? इसे भेजा था ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेजों को भारतीयों के समर्थन की सख्त जरूरत थी। ये मिशन उसी कोशिश का हिस्सा था। और ये कब आया? ये 8 अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव के बाद आया था। 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा और 27 मार्च को गांधी जी से मिला। लेकिन बात बनी नहीं। और जब बात नहीं बनी तो भारत छोड़ो आंदोलन का फैसला लिया गया। जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति ने ये प्रस्ताव कहाँ पास किया? वर्धा में। इसके बाद 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में इसे अंतिम रूप दिया गया। अगले ही दिन 9 अगस्त को
जब सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, तब अरुणा असफ अली ने उसी मैदान में तिरंगा फहराकर आंदोलन की कमान संभाली। ये दिखाता है कि नेतृत्व की दूसरी कतार भी कितनी तैयार थी। और नोट्स में एक और हीरो का जिक्र है, उषा मेहता। बिल्कुल। उन्होंने इस आंदोलन के दौरान एक खुफिया रेडियो स्टेशन चलाया, जिससे आंदोलनकारियों तक खबरें पहुंचती रहीं। ये छोटी छोटी कहानियां ही तो आज़ादी की लड़ाई को असल में जीवंत बनाती हैं। और फिर आया वो दिन जिसका सबको इंतजार था। इतिहास के इस हिस्से का आखिरी सवाल, 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी? ये ऐतिहासिक घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने की थी। इस एक घोषणा ने सत्ता हस्तांतरण के लिए एक डेडलाइन तय कर दी और भारत की आज़ादी का रास्ता साफ कर दिया। वाह, इतिहास का ये सफर कमाल का था। चलिए अब कुछ सवाल पर्यावरण और विज्ञान से। भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट किसे माना जाता है? दिए गए विकल्पों में से भारत, म्यांमार क्षेत्र और सुंदरबन दोनों हॉटस्पॉट हैं। लेकिन हॉटस्पॉट होता क्या है? ये वो इलाके होते हैं जहां बहुत ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उन पर खत्म होने का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। नोट्स के मुताबिक भारत में ऐसे 4 मुख्य हॉटस्पॉट हैं और देश में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं, जिनमें पहला था 1986 में बना नीलगिरी। पर्यावरण की रक्षा से जुड़ा एक प्रसिद्ध आंदोलन है चिपको आंदोलन। ये किससे संबंधित था? ये सीधे सीधे पेड़ों के बचाने यानी पौधों के संरक्षण से जुड़ा था। 1973 में उत्तराखंड के चमोली में जब ठेकेदार पेड़ काटने आए तो गांव की औरतें पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गईं। लेकिन ये भारत में इस तरह का पहला आंदोलन नहीं था, है ना? नहीं। नोट्स हमें 1730 के खेजड़ी आंदोलन की याद दिलाते हैं, जहां बिश्नोई समाज के लोगों ने पेड़ों के लिए अपनी जान दे दी थी। और 1973 में ही केरला में साइलेंट वैली आंदोलन भी हुआ था। मतलब पर्यावरण को बचाने की ये सोच हमारे देश में बहुत गहरी है। अब एक सीधा सा सवाल, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन, O2। बाकी तीनों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड धरती के तापमान को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। पर नोट्स में मीथेन CH4 के बारे में एक चेतावनी भी है। वो क्या? ये ओजोन परत को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये एक छुपा हुआ खतरा है जिस पर अक्सर कम ध्यान जाता है। अब कुछ आविष्कारों की बात। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, पर हम कभी सोचते नहीं कि इन्हें बनाया किसने। थॉमस क्लिफर्ड ऑल्बर्ट का नाम किस आविष्कार से जुड़ा है? क्लिनिकल थर्मोमीटर। वही थर्मोमीटर जिससे हम बुखार नापते हैं। नोट्स में कुछ और बड़े आविष्कारकों के नाम हैं। एक्सरे मशीन के लिए विल्हेम रॉन्टेजन, स्टेथोस्कोप के लिए रेने लैनेक और रडार के लिए रॉबर्ट वॉटसन वॉट। सोचिए, इनके बिना आज की मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी अधूरी होती। बिल्कुल। अब एक सवाल केमिस्ट्री से। पीतल यानी ब्रास किन धातुओं का मिश्रण है? हम इसे अपने आसपास खूब देखते हैं। हाँ, पीतल बनता है 30% जस्ता और 70% तांबा से। नोट्स में कुछ और मिश्र धातुओं का भी जिक्र है, जैसे कांसा, जिससे मूर्तियां और पदक बनते हैं, वो तांबे और टिन से बनता है। और गन मेटल में तांबा, जिंक और टिन तीनों होते हैं। विज्ञान का आखिरी सवाल स्वास्थ्य से जुड़ा है। इनमें से कौन सा कैंसर आमतौर पर रक्त कैंसर नहीं माना जाता? इसका जवाब है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा त्वचा या अंगों की परत बनाने वाली कोशिकाओं में शुरू होता है, जबकि ल्यूकीमिया, माइलोमा और लिम्फोमा ये सभी खून या हमारे लसिका तंत्र से जुड़े कैंसर हैं। इसलिए इन्हें रक्त कैंसर की श्रेणी में रखा जाता है। तो एक प्रैक्टिस सेट और कुछ हस्तलिखित नोट्स के जरिए हमने इतिहास, राजनीति, विज्ञान और कला की कितनी लंबी यात्रा कर ली। ये वाकई कमाल का था। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह रही कि कैसे नोट्स ने बिखरे हुए तथ्यों को जोड़कर एक मतलब निकाला। हर जानकारी के पीछे एक कहानी, एक संदर्भ छिपा होता है। सही कहा। आज की इस पूरी चर्चा से एक बात मेरे मन में घूम रही है। हमारे स्रोतों में एक जगह जिक्र था कि फिची यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो आज भारत का इतना बड़ा व्यापारिक संगठन है, उसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर की गई थी। हाँ, घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठक्कर ने इसे शुरू किया था। ये सोचने वाली बात है कि उस दौर में एक व्यापारिक संगठन की नींव में भी एक दार्शनिक और नैतिक सोच शामिल थी। आज जब हम नए नए स्टार्टअप्स और बड़ी बड़ी कंपनियों की दुनिया देखते हैं तो ये सवाल मन में आता है कि क्या आज भी आर्थिक संगठनों की नींव में कोई नैतिक या दार्शनिक विचार होता है या होना चाहिए? इस पर सोचने के लिए आपको छोड़ जाते हैं।